बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जिनकी संख्या लगभग 500 के आसपास होगी। यानी कि 500 प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से रफ्तार के साथ तीव्र गति से मैं आगे बढ़ूंगा। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और मैं बहुत ही एक प्रकार से लगभग 200 की स्पीड से मैं आगे बढ़ूंगा और आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा भी नहीं कि मैं ऐसे भागूँगा कि आपके समझ में भी ना आए कुछ, मतलब कि प्रयास यही रहेगा कि आपकी सारी बातें समझ में आ जाएँगी और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेंगे, तो आपको और कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास हिंदी में आप कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को। कम्युनिकेशन स्किल को आप संचार कौशल बोलते हैं, व्यक्तित्व विकास को आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं। बीए बीएससी बीकॉम के 6 सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में ये एक प्रकार से पाठ्यक्रम शामिल होता है। ऐसा नहीं कि केवल बीए के लिए इम्पोर्टेंट है, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए, इन सभी में अधिकतर विश्वविद्यालयों में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ना पड़ता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पास करना पेपर। अगर इस पेपर को अब की बार आप नहीं पास किए तो फिर से आपको बैक देना पड़ेगा, मतलब इसको आपको पास ही करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। तो इसीलिए मैं सोचा कि भाई आपके लिए व्यवस्थित तरीके से एक वीडियो दे दी जाए, ताकि आप लोग जो है परीक्षा के एक दिन पहले या परीक्षा से पहले आप इस वीडियो को देख करके जाएं और अच्छे तरीके से। कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को मात्र आप देख लीजिएगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छात्रों को ठीक ठाक मतलब ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना क्या होता है, बताएं क्या है। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना क्या है। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन नहीं, ये गलत है। शाब्दिक पुनर्बलन भी नहीं है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, ये पॉजिटिव। यानी अगर आप किसी बच्चे को बोलते हैं ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा, तो क्या मिलता है उसको? पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वो उस काम को और अच्छे तरीके से करेगा, यानी जितने बेग से अभी कर रहा था उससे और अच्छे बेग से। जैसे आप लोग कमेंट करते हो, शाबाश गुरुजी, बड़ा अच्छा पढ़ाते हो, तब ऐसा लगता है कि भैया बस मतलब सब कुछ मिल गया हमको, आप समझ लीजिए। आपका यही कमेंट अगर हम देख लें, एकदम से प्रफुल्लित हो जाता है जीव। ठीक है, तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। और मैं और जोश के साथ अगली वीडियो में आता हूँ। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो एबिंग मतलब कि एबिंगहास ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो कैसे सिखाएंगे? आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, या आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, या आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या फिर आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप उनके माता पिता अनपढ़ हैं और उस बच्चे को आप अंग्रेजी पढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो आपको सबसे ज़रूरी काम है कि आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करें, ठीक है। चूँकि वो मातृभाषा भी सीख ले और साथ ही साथ मातृभाषा चूँकि बच्चे की शुरुआती लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, तो बच्चा जाल ऑलरेडी जानता है। अब हम लोगों को बेसिकली हिंदी वाले जो छात्र छात्र हैं उनको अंग्रेजी समझने में बड़ी दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि हम लोग शुरुआत से हिंदी पढ़ते आए हैं। तो अंग्रेजी जब हम पढ़ते हैं तो हमको पहले हिंदी में उसको समझना पड़ता है, फिर हम अंग्रेजी में उसको जान पाते हैं। तो ये थोड़ा-सा डबल मेहनत पड़ जाती है हम लोगों को। तो इसीलिए ज़रूरी है कि मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करें, ज़्यादा बेटर होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है? बहुभाषा, एक भाषा, द्विभाषा या तीन भाषा? तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, तो तीन भाषा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है उसकी व्याख्या करता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन? देखिए, एक तो समस्या का हल, तार्किकता और आंकिक क्षमता, ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए ऑप्शन राइट आंसर इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं 4 वर्ष की आयु में, या 2 वर्ष की आयु में, या 6 वर्ष की आयु में, या 1 वर्ष की आयु में? तो अधिकांश बालक जो होते हैं वो 6 वर्ष की आयु तक आप देखते हैं अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे,
या फिर आप शुद्ध उच्चारण उसको बताएंगे या कहेंगे कि ऐसे मत बोलो, या ध्यान नहीं देंगे। तो जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप उसको शुद्ध उच्चारण बताने का प्रयास करें। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या बात करेंगे? शुद्ध उच्चारण बताएंगे। अगला प्रश्न है, ये सब आपसे इंटरव्यू वगैरह में साक्षात्कार के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? बताएं। चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण, आप सभी को वैसे पता चल रहा होगा, मांसपेशी क्रियाएं जो होती हैं, ये चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। चित्र, प्रतीक, चिन्ह और भाषा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, व्यवहार कई कारकों से प्रभावित होते हैं। बताएं। व्यवहार कई कारकों से प्रभावित होते हैं। उन कारकों में जैविक कारक, सांस्कृतिक कारक और सामाजिक कारक, ये सभी कारक, सामाजिक, पर्यावरण, ये सभी कारक संकलित हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बायोडाटा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से भेजा जा सकता है? बताएं। बायोडाटा जो है वो निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आप भेज सकते हैं? मेल के द्वारा, ईमेल के द्वारा, या फिर आप जो है फैक्स के द्वारा भेज सकते हैं, या फिर जो है फैक्स के द्वारा, या फिर आप जो है इन सभी के द्वारा भेज सकते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है उपरोक्त सभी। इन सभी के द्वारा आप बायोडाटा यानी सीबी को भेज सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न अगला है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सीबी शब्द किससे बना हुआ है? फ्रेंच भाषा से है, या ग्रीक भाषा का है, या फिर एक प्रकार से आपका लैटिन भाषा का है, या जर्मन भाषा का शब्द है? बताएं। तो सीबी शब्द की अगर बात की जाए तो सीबी शब्द जो है किस भाषा का शब्द है भाई? बताने का प्रयास करेंगे। सीबी शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है? बताइएगा सभी लोग, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सीबी शब्द जो है वो किस भाषा का है? यानी करिकुलम बेटी। सीबी को क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब अंग्रेजी में करिकुलम बीटी बोलते हैं, हिंदी में उसी को बायोडाटा कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखें, सीबी शब्द किससे बना हुआ है? तो सीबी शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है, करिकुलम बीटी से बना हुआ है सीबी। सीबी का फुल फॉर्म करिकुलम बीटी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा का घटक नहीं है? बायोडाटा में क्या शामिल नहीं करना चाहिए? तो बायोडाटा में शिक्षा जरूरी है, कौशल भी जरूरी है, और संपर्क जानकारी, ये तीनों जरूरी होती है, लेकिन रुचि आपकी क्या है इसको बायोडाटा में शामिल नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये इसका घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि आप इस अनुभाग को शामिल करें ताकि नियोक्ता देख सके कि आप नौकरी करने के लायक हैं अथवा नहीं हैं। क्या चीज़? तो अपना कौशल आप ज़रूर शामिल करें। ठीक है, इसलिए जब आपके स्किल को देखेगा तो उसको पता चलेगा कि भाई आप जो है कार्य करने योग्य हैं, नौकरी करने योग्य हैं कि नहीं हैं, तो आपके कौशल पर वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडाटा का उद्देश्य क्या होता है? बायोडाटा का उद्देश्य होता है नौकरी पाने के लिए, साक्षात्कार के लिए, कौशल, अनुभव और उपलब्धियों के लिए, स्वविज्ञापन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बायोडाटा का उद्देश्य होता है कौशल, अनुभव और उपलब्धियों के लिए स्वविज्ञापन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से क्या बायोडाटा में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए? बायोडाटा में क्या सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए? फटाफट से आप बताएंगे। तो बायोडाटा में अतीत में आपके नियोक्ता के साथ जो आपकी समस्याएं रही हैं उनका विवरण आपको नहीं एक प्रकार से भरना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं भरना चाहिए? क्योंकि क्या होगा कि जब आप ये बता देंगे कि भाई हमारा फलाने नियोक्ता से इस मुद्दे पर लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, तो आगे चल करके उसी मुद्दे पर उसी भी मतलब जिस नियोक्ता के यहाँ आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे भी आप लड़ सकते हो। तो इसीलिए इसको नहीं बताना चाहिए कि क्यों आप छोड़ करके आए हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख बायोडाटा में नहीं किया जाना चाहिए? तो बायोडाटा में किसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए? पता, आयु और अनुभव, इन सभी का प्रयोग करते हैं, राष्ट्रीयता का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से क्या बायोडाटा का हिस्सा नहीं होना चाहिए? बताएं। निम्नलिखित में से क्या बायोडाटा का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो राष्ट्रीयता बायोडाटा का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से क्या बायोडाटा का हिस्सा नहीं होना चाहिए इनमें से? तो बायोडाटा का हिस्सा क्या नहीं होना चाहिए? बताएं। धार्मिक संबद्धता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रोजगार, इतिहास, शिक्षा, संपर्क जानकारी, ये सब होनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा का प्रारूप नहीं है? बायोडाटा का प्रारूप क्या नहीं है? देखिए, काल क्रम मतलब कि काल अनुक्रमिक, कार्यात्मक और संयोजन, ये बायोडाटा के प्रारूप हैं। पोर्टफोलियो नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बायोडाटा के किस भाग में
आप अपनी द्विभाषिक योग्यता का उल्लेख करेंगे। तो द्विभाषिक योग्यता का उल्लेख आप किस में करते हैं? बायोडाटा के किस भाग में? अतिरिक्त सूचनाओं में आप करते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सीबी कितने पेज का होना चाहिए? तो करिकुलम बीटी जो होता है आपका, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने पेज का है। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आपके नाम और संपर्क विवरण के अलावा आपके सीबी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो होता है आपकी उपलब्धियों का। नाम और संपर्क के बाद में आपकी जो उपलब्धि है, आपने क्या अर्जित करा है, वो। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, सीबी में हमेशा शामिल किया जाना चाहिए। सीबी में हमेशा क्या शामिल किया जाना चाहिए? तो सीबी में अपने कौशल और अपने अनुभव का संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहिए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सीबी में लिखी जानी चाहिए। सीबी में क्या लिखी जानी चाहिए? औपचारिक भाषा का प्रयोग करके करना चाहिए। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन साक्षात्कार का एक प्रकार नहीं है? इंटरव्यू का एक प्रकार कौन सा नहीं है? मतलब एक कौन सा एक प्रकार है इंटरव्यू का? चयन साक्षात्कार होता है, मौखिक साक्षात्कार भी होता है और समस्या साक्षात्कार भी साक्षात्कार के प्रकार में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आप लगाएंगे? इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। साक्षात्कार के साथ वार्तालाप है। साक्षात्कार उद्देश्य के साथ वार्तालाप होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, प्रत्येक संदेश वाहन का प्रारंभ विचारों से होता है, यह कथन किसका है? बताएं। प्रत्येक संदेश वाहन का जो एक प्रकार से प्रारूप होता है वो विचारों से होता है, ये कथन किसका है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो रैंडल, लुइस, लॉरेंस या फिर एक प्रकार से फिस्चर। बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फिस्थर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप बताएंगे। प्रत्येक संदेश वाहन का प्रारंभ जो होता है वो विचारों से होता है, यह कथन कहा था रैंडाल ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, समस्या को ठीक ढंग से प्रस्तुत करना ही आधा निवारण होता है, किसने कहा? समस्या को ठीक ढंग से प्रस्तुत करना ही आधा निवारण होता है, यह कथन जॉन डीवी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया होती है, यह कथन किसका है? संप्रेषण जो होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं और समझ हस्तांतरित करने की एक प्रक्रिया का नाम है, यह कथन थियो हैमन ने कहा था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संदेश वाहन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों अथवा विचार सम्मतियों अथवा भावनाओं का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, यह कथन कहा था न्यूमैन और समर ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, संप्रेषण के संबंध में क्या गलत है इनमें से? संप्रेषण जो होता है यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है और द्विमार्गी प्रक्रिया है। ये तीनों बिल्कुल राइट आंसर है। संप्रेषण के मामले में संप्रेषण माने संचार ही होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की को ही संप्रेषण भी कहते हैं। क्लियर? तो ये एक मार्गी प्रक्रिया नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, यानी कि ये इस प्रश्न के अकॉर्डिंग करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के संबंध में क्या मतलब संप्रेषण क्या है? संप्रेषण सतत प्रक्रिया है, द्विमार्गी प्रक्रिया भी है और एक प्रबंधकीय प्रक्रिया भी है। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी है। संप्रेषण ही वह साधन है जिसके द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा किया जाता है क्या? जिसके द्वारा परिवर्तनों को लागू किया जाता है, व्यवहार को क्रियान्वित किया जाता है और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, संप्रेषण वह साधन होता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी चीज़ें करी जाती हैं। संदेश वाहन का क्रम होता है, संदेश वाहन का क्रम कैसा होता है? अधोगामी भी होता है और ऊर्ध्वगामी भी होता है, यानी सी ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, संप्रेषण में संदेशों का आदान प्रदान हो सकता है, बताएं। संप्रेषण में जो है संदेशों का आदान प्रदान हो सकता है। संप्रेषण में जो है संदेशों का आदान प्रदान मौखिक तरीके से भी होता है, लिखित तरीके से भी होता है और सांकेतिक तरीके से भी होता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उक्त तो सभी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं, संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं दो। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी बात में परिवर्तन लाना है, प्रतिकूल प्रवृत्ति को समाप्त करना है। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन कहा था अर्नेस्ट डेसल ने। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा संप्रेषण का उद्देश्य नहीं है? संप्रेषण का उद्देश्य क्या नहीं है, बताएंगे। संप्रेषण का उद्देश्य नहीं है भ्रम उत्पन्न करना, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संप्रेषण कार्य है, संप्रेषण कार्य है
संप्रेषण के कार्य की अगर बात की तो कर्मचारियों को सूचना उपलब्ध करवाना, प्रबंध को सूचना उपलब्ध करवाना और पूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय बनाना, ये सब संप्रेषण के कार्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्विन टॉफलर ने संचार की ऐतिहासिक प्रगति की कितनी वेब बताई हैं? तो एल्विन टॉफलर ने संचार की ऐतिहासिक प्रगति की जो है 3 वेब बताई हैं। कितनी वेब? 3 वेब, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अच्छा बताएं, संचार प्रक्रिया को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संचार प्रक्रिया में जो सबसे पहला तरीका होता है, पहला होता है स्रोत, ठीक है, और दूसरा होता है संदेश। यानी स्रोत यानी जो जिस स्रोत से यानी किस स्रोत से संदेश आया है उस वो होता है स्रोत। संदेश दूसरा होता है। तीसरा माध्यम, यानी किस माध्यम से आप भेज रहे हैं संदेश। चौथा होता है प्राप्तकर्ता, यानी किसके पास भेज रहे हैं। फीडबैक, यानी कि उसके बाद में वो जो संदेश पढ़ने के बाद में क्या फीडबैक देता है, क्या एक प्रकार से रिपोर्ट देता है, ठीक है, वो जारी। तो इस तरीके से इसका जो क्रम है, स्रोत, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और फीडबैक, ये आपका एक प्रकार से सही क्रम है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? बताएं, व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक कौन सा है इनमें से? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चले बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? आनुवंशिक प्रभाव, या फिर आकांक्षा स्तर, या सामाजिक आर्थिक स्तर, या जन्म कर्म? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैविक निर्धारक है व्यक्तित्व का, वो है आनुवंशिक प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, TAT व्यक्तित्व परीक्षण किसने दिया? तो TAT जो एक प्रकार से व्यक्तित्व परीक्षण है, ये मार्गन और मुरे ने दिया था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। TAT का पूरा नाम क्या है? TAT का पूरा नाम है थियोमेटिक अप्रोसिएशन टेस्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, CAT कितने, मतलब CAT, एक TAT होता है, एक CAT होता है। CAT की अगर बात की जाए तो इसको बोलते हैं, CAT को बाल अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है। तो CAT व्यक्तित्व का परीक्षण किसने दिया? तो CAT व्यक्तित्व का परीक्षण दिया था लियोपोल्ड बेलक ने। लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया कि CAT कितने आयु वर्ग के लिए था? तो CAT जो था 3 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बच्चों के लिए था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों के मापन की ये विधि है एक, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, CAT व्यक्तित्व परीक्षण किसने किया, किसने दिया? तो CAT व्यक्तित्व परीक्षण जो दिया है लियोपोल्ड बेलक ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, हरमन रोसा ने क्या दिया है? तो हरमन रोसा ने शाही धब्बा परीक्षण दिया है। सिगमंड फ्रायड ने मनोविसंवाद का सिद्धांत दिया है। ये सब आप ध्यान रखेंगे, मनोवैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, बाल संप्रत्यय बोध, जिसको आप CAT बोलते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? तो 10 कार्डों का प्रयोग इसमें करते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व का शाही धब्बा परीक्षण किसने दिया था? मार्गन मुरे नहीं, फ्रायड नहीं, हरमन रोसा, बिल्कुल हरमन रोसा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। देखो लियोपोल्ड जो बैलक हैं, लियोपोल्ड बैलक, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? CAT का एक प्रकार सिद्धांत दिया लियोपोल्ड बैलक ने। मार्गन और मुरे की अगर बात की तो उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने TAT जो है व्यक्तित्व परीक्षण दिया है। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात करते हैं, ठीक है। हरमन रोसा शाही धब्बा परीक्षण की बात करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अप्रक्षेपी विधि नहीं है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी अप्रक्षेपी विधि नहीं है? फटाफट से आप बताएंगे, अप्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है इनमें से? तो अप्रक्षेपी विधि की अगर बात की जाए तो अप्रक्षेपी विधि CAT नहीं है, क्योंकि CAT एक प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आती है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिगमंड फ्रायड ने किसे अचेतन मन से जोड़ा? तो सिगमंड फ्रायड ने इदम को, यानी कि इदम जो है इसको क्या जोड़ा? अचेतन मन से जोड़ा। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार इदम, अहम और पराहम को व्यक्तित्व के साथ जोड़ा गया? ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। इडम का मतलब होता है ईड, अहम का मतलब होता है ईगो, और पराहम का मतलब होता है सुपर ईगो। तो ईड, ईगो एंड सुपर ईगो जो है, ये मनोविश्लेषणवाद के प्रणेता सिगमंड फ्रायड व्यक्तित्व के साथ इन शब्दों को जोड़ते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूर्णतः मौखिक परीक्षण होता है? इनमें से कौन सा परीक्षण पूर्णतः मौखिक परीक्षण है भाई? फटाफट से आप बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूर्णतः मौखिक परीक्षण है? बताएं। तो पूर्णतः मौखिक परीक्षण इनमें से व्यक्तित्व प्रश्नावली। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आत्म सुधार को व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोणों ने महत्व दी है? निम्नलिखित प्रश्न क्या है? आत्म सुधार को व्यक्तित्व के मानववादी दृष्टिकोणों में महत्वता दी जाती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग या किसका उपयोग मनोवृत्ति के परीक्षणों में किया जाता है?
तो मनोवृत्ति के या वृत्ति के परीक्षणों में किसका प्रयोग करते हैं? रिकर्ट स्केल का। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण के संचालन के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? तो बाल अंतर्बोध परीक्षण के अनुसार। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, यानी CAT के अनुसार। अगला प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्तियां अचेतन मन में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी है? व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कार्बन कॉपी का उपयोग किया जाता है, बताएं। कार्बन कॉपी का उपयोग किया जाता है किसमें? तो कार्बन कॉपी का उपयोग जो किया जाता है भैया, वो किया जाता है किसके लिए? प्राप्तकर्ता CC में संदेश अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए दृश्य होते हैं। बिल्कुल, ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये बी ऑप्शन राइट आंसर होगा जाएगा इसका। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किस आइकॉन का प्रयोग ईमेल में अनुलग्नक यानी अटैचमेंट जोड़ने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल भेजने के लिए अनिवार्य है? ईमेल भेजने के लिए जरूरी होता है सेंडर आईडी, आपकी सेंडर मेल आईडी का होना बहुत जरूरी होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ एक फाइल जोड़ने एक फाइल भेजने की सुविधा देता है कौन? अटैचमेंट जो होता है, ये एक प्रकार से ऐसी सुविधा, अटैचमेंट उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ एक फाइल भेजने की सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, एक ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? तो एक ईमेल एड्रेस में उपभोगकर्ता या उपयोगकर्ता का नाम, उसके बाद में डोमेन का नाम शामिल होता है। डोमेन जैसे कि @ के बाद में जो आता है @gmail.com या ठीक है, आगे जा कर के जो एक प्रकार से जो भी .com हो, .in हो, ठीक है, gov.in हो या कुछ भी हो, तो ये सब ये डोमेन होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, डिलीट किए गए ईमेल किस में स्टोर होते हैं? तो ट्रेस में स्टोर होते हैं, ट्रेस में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो डिलीट किए गए ईमेल जो होते हैं वो किस में स्टोर होते हैं? ट्रेस में स्टोर होते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन में भी ट्रेस वाली सुविधा आप तो दे दी गई है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्राप्त मेल किसी अन्य व्यक्ति को भेजने के लिए आपको संदेश जो है अग्रेषित करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल, प्राप्त मेल को किसी अन्य व्यक्ति को भेजने के लिए आपको संदेश फॉरवर्ड करने की जरूरत है, अग्रेषित। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के एक ब्लॉक को कहा जाता है। तो उस ब्लॉक को क्या बोलते हैं? एक आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के एक ब्लॉक को सिग्नेचर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ईमेल के द्वारा भेजा जाता है, ईमेल द्वारा भेजा जाता है क्या? ईमेल द्वारा इंटरनेट भेजा, ईमेल किसके द्वारा भेजा जाता है? ईमेल इंटरनेट के द्वारा भेजा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदाता है? तो इनमें से कौन सा है? www.yahoo.com और www.gmail.com। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त ए और बी दोनों। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार ईमेल के माध्यम से हस्तांतरणीय नहीं है, बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस के कि क्या पूछा गया, कौन सा ईमेल एड्रेस नहीं है इनमें से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा जो डॉट करके domain.com लिखा है, यही गलत है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक ईमेल एड्रेस के दो हिस्सों को अलग करता है? तो @ जो होता है दो हिस्सों को अलग करता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ईमेल है, ईमेल क्या है? ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा पत्र, संदेश और मेमो का लेन देन होता है। ईमेल, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ईमेल में हस्ताक्षर कहाँ के लिखे जाते हैं? ईमेल में हस्ताक्षर दाएं लिखे जाते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत होती है। व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत कहाँ से होती है, बताएं। व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत होती है, ये बढ़िया प्रश्न है। व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत जो होती है वो परिवार से ही शुरू हो जाती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक काल में व्यक्तित्व किस पर आधारित होता था या होता है? तो आधुनिक काल में व्यक्तित्व जो होता है वो सर्वांगीण विकास पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, बताएं।
किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र समग्र गुण मतलब क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, किसने कहा, गिलफोर्ड ने कहा था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र समग्र गुणवत्ता होती है, ये वुडवर्थ महोदय ने कहा था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है, तो हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है, वाटसन ने कहा था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। किसके अनुसार व्यक्तिगत मतलब व्यक्तित्व आदतों की उन व्यवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति की विशिष्ट अभियोजना का प्रतिनिधित्व करती है, बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मतलब क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन व्यवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजना का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो ये केम्प महोदय ने कहा था। किसने कहा था, केम्प महोदय ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार वातावरण के साथ सामान्य और अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, तो वातावरण के साथ सामान्य और अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, ये बोरिंग महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, बताएं। तो किसके अनुसार, बेलिंगटन के अनुसार व्यक्तित्व जो होता है वो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन किस विद्वान का, आल्पोर्ट, रास, केटल या वाटसन, बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आल्पोर्ट महोदय, इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, किसके अनुसार व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा, इसको कहा था केटल महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है, बताएं। व्यक्तित्व जो होता है वो क्या, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है, ये डेसिल महोदय का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसके दृष्टिकोण से व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम है और यह पूर्णता का प्रतीक है, ये किसका मानना है, ये किसका मानना है, दार्शनिक दृष्टिकोणों का मतलब दार्शनिक जो विद्वान रहे हैं, दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू ये मानता है कि व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम है और यह पूर्णता का प्रतीक भी है। कौन सा दृष्टिकोण सबसे उचित दृष्टिकोण है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है, तो कौन सा एक प्रकार से दृष्टिकोण सबसे उचित दृष्टिकोण माना जाता है, तो इनमें से आपका कौन सा दृष्टिकोण उचित माना जाता है, भाई फटाफट से आप बताएंगे कौन सा दृष्टिकोण जो होता है आपका उचित माना जाता है इनमें से। दार्शनिक दृष्टिकोण जो होता है वो उचित दृष्टिकोण माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, दार्शनिक दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण सबसे उचित दृष्टिकोण है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है, तो इसका आपका दार्शनिक दृष्टिकोण भी हो सकता है और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हो सकता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, वह गुण जो बालक या व्यक्तित्व को या व्यक्ति को अपने माता पिता या पूर्वजों से मिलाता है क्या कहलाता है, तो वह गुण जो बालक या व्यक्ति को अपने माता पिता या पूर्वजों से मिलाता है उसको वंशानुक्रम बोलते हैं। बालक का विद्यालय, खेल का मैदान, समाज, परिवार आदि कारक किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब आते हैं किसके अंतर्गत, मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसके अनुसार अंतर्गत बालक की रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता आदि आते हैं, तो ये सब आपके, एक मिनट, प्रश्न क्या था आपका, खेल का मैदान, समाज, परिवार आदि ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब आपके आते हैं किसके अंतर्गत भैया, वातावरण के अंतर्गत आते हैं ये सब, ठीक है। और बालक की रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता ये सब आते हैं आपके मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत। सी ऑप्शन। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो फ्रायड है, सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषणवाद ने व्यक्ति के जीवन के लिए कितने व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण माने हैं, बताएं। तो प्रारंभिक 5 वर्ष जो है व्यक्तित्व निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट माना है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया, तो व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेसमर महोदय ने एक प्रकार से व्यवस्थित किया, मतलब बांटा उसको। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है,
बताएं निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है? व्यक्तित्व का प्रमुख गुण कौन सा है इनमें से, फटाफट से आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है भैया? तो व्यवहार जो है प्रमुख गुण है व्यक्तित्व का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बोनर ने व्यक्तित्व के कुल कितने तत्व बताए हैं? तो बोनर महोदय ने 6 तत्व बताए हैं किसके? व्यक्तित्व के। ऑप्शन नंबर इसका से मतलब किसी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जीन पियागेट के व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो जीन पियागेट ने व्यक्तित्व विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विशेषताएं नहीं है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं नहीं है? देखिए, दिवा से स्वप्न देखने वाला ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति नहीं होगा। नेतृत्व शक्ति, मिलनसार और आक्रामक स्वभाव का होता है बहिर्मुखी व्यक्ति, ठीक है। दिवा स्वप्न देखने वाला तो आपका जो है अंतर्मुखी वाला होता है। अगला प्रश्न है, बचपन में व्यक्तित्व होता है, बचपन में व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता सामाजिकता नहीं होती, क्योंकि समाज से कटा रहता है। तो उसका स्वभाव विनम्र होता है, रूढ़िवादी, आत्म केंद्रित होता है, खुद पर विश्वास करता है, खुद के विचारों को ही फॉलो करता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया? बताएं। तो ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का जो वर्णन किया है वो कैनल महोदय ने किया है, कैनन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, सिगमंड फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो किस अवस्था में उभरता है? तो सुपर ईगो जो होता है किस अवस्था में उभरता है भाई, बताएं। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो जो होता है वो लैंगिक अवस्था में उभरता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व का वह कौन सा भाग है जो लोगों को नैतिक आदर्श के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर ईगो। पराहम जो है ये व्यक्तित्व का वह कौन सा मतलब व्यक्तित्व का यह भाग है, वह भाग है ये जो लोगों को नैतिक आदर्शों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य करता है। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांतकार ने व्यक्तित्व में आत्म अवधारणा के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया है? बताइएगा, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, किस सिद्धांतकार ने व्यक्तित्व में आत्म अवधारणा के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया है? तो किसने किया है? कार्ल रोजर्स ने किया है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। किस सिद्धांतकार ने व्यक्तित्व के त्रिकारक सिद्धांत का सुझाव दिया? तो व्यक्तित्व के त्रिकारक सिद्धांत का जो सुझाव दिया है किसके द्वारा दिया गया है? त्रिकारक सिद्धांत हंस आइजेंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस व्यक्तित्व गुण में उदासी या भावात्मक अस्थिरता शामिल होती है? तो किस व्यक्तित्व में उदासी भावात्मक अस्थिरता शामिल होती है? तो मनोविक्षुब्धता वाले व्यक्तित्व में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूर्णतः मौखिक होता है? निम्नलिखित में से आपका जो व्यक्तित्व परीक्षण होता है पूर्णतः मौखिक होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपी तकनीक है? व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपी तकनीक कौन सी है इनमें से? व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपी तकनीक है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। व्यक्तित्व कारक किसकी देन है भाई? व्यक्तित्व के कारक जो है व्यक्तित्व कारक किसकी देन है? तो रेमंड कैटल की देन है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व की आत्म विवरण का माप का एक उदाहरण है, बताएं। व्यक्तित्व की आत्म विवरण माप का एक उदाहरण है, तो MMPI, बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, रोसा लग्जमबर्ग बताइए, रोसा जो है इंकपाल्ट, प्रश्न है रोसा इंक ब्लाट टेक्स्ट एक है, क्या है? व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, योग्यता परीक्षण या रुचि परीक्षण? तो रोसा इंक ब्लॉक मतलब ब्लॉट जो है इंक ब्लॉट का मतलब आपका जो एक प्रकार से जो शाही धब्बा परीक्षण है रोसा का, हरमन रोसा का, वो क्या है? तो वो व्यक्तित्व परीक्षण है, ए ऑप्शन। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्न में से किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो एक प्रक्षेपी परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है, इसका ए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है।